जी। नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग से करते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये सोच स्टार्ट कर दिए थे, सोचना समझना कि बायोसाइकोलॉजी, राइट। तो जो बायोसाइकोलॉजी है, बायोसाइकोलॉजी किस चीज की स्टडी करता है? बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। मीन्स एक थोड़ा सा रिवीजन सा टाइप का हो जाएगा क्योंकि डिरेल्ड हो गया था। तो बायोसाइकोलॉजी में बायोलॉजिकल मीन्स यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस, इस अप्रोच का बेसिक बिलीफ था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस आर द मेजर कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मीन्स जो भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं और उन्हीं बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ही हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस डेवलप होते हैं या ड्राइव होते हैं। यू कैन से ऑल्सो कि वो प्रोसीड होते हैं। तो बायोलॉजिकल बिहेवियर्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, राइट। तो ये चीजें हमने अब साइकोलॉजिकल प्रोसेस में हमने पहला डिस्कस करना शुरू किया था, कौन सा? लाइक फर्स्ट इज मोटिवेशंस। तो मोटिवेशन में हमने बायोलॉजिकल मोटिवेशन भी पढ़ा हुआ है। सो मोटिवेशन इज अ बेसिकली अ बायोलॉजिकल मोटिवेशंस। तो बायोलॉजिकल मोटिवेशन भी होते हैं। बायोलॉजिकल मोटिवेशंस में हमने जो सबसे पहले समझना शुरू किया वो बायोलॉजिकल मोटिवेशंस का नाम है नंबर 1। बता सकते हो क्या नाम मैंने बताया? हंगर। सो हंगर एक बायोलॉजिकल मोटिवेशन है। एंड दूसरा क्या है? थर्स्ट। जो थर्स्ट है बायोलॉजिकल मोटिवेशन है। स्लीप जो है वो एक बायोलॉजिकल मोटिवेशन है। एंड सेक्स इज अ बायोलॉजिकल मोटिवेशन। अब इसके पीछे हमारी कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिम्मेदार है? तो इनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए जैसे हंगर में हमने पहला क्या समझा कि बायोलॉजी कल प्रोसेस में जैसे बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है। तो मीन्स हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज कम हो गया तो हमें क्या फील होने लगेगा दिशा? हंगर, वीकनेस फील होने लगेगा। या दूसरा हमने हंगर के पीछे हाइपोथैलेमस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। सो हाइपोथैलेमस में एक पॉपुलर स्टडी है, मैं उस स्टडी का जिक्र यहां पर कर देता हूं ठीक इसके बगल में। हाइपोथैलेमस का एक मैंने बताया कि एक एलएच होता है। एलएच मतलब होता है लिटरल हाइपोथैलेमस। हाँ, लिटरल हाइपोथैलेमस। देयर इज यू कैन टेक दिस, राइट? हाँ हाँ हाँ। सो ओके, so here is lateral hypothalamus, other is a basomedial lateral basomedial hypothalamus। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक मारा। मीन्स उन्होंने इसकी स्टडी करने के लिए शॉक दिया था और शॉक देने के बाद उन्होंने जो नोटिस किया उनको भी शॉकिंग लगा था। उन्होंने क्या शॉक देने के बाद नोटिस किया कि जब करंट उन्होंने लेटरल हाइपोथैलेमस में मारा तो जो एनिमल का हंगर था वो डिक्रीज कर गया था। मीन्स उसको भूख लगना ही बंद हो गया, राइट। तो एक तरह से ये क्या असर पड़ा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। मीन्स एनिमल को भूख लगना बंद हो गया जब उन्होंने लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर शॉक मारा। और जैसे ही उन्होंने शॉक मारा तो उसका हंगर बढ़ गया। तो बीएमएच के अंदर उसका हंगर बढ़ गया। एक रिसर्च से में उन्होंने ऐसा पाया। बेसोमीडियल हाइपोथैलेमस, राइट। तो शॉर्टकट में अगर कोई पूछे, इतना तो बहुत डिटेल की बात हो गई, बट शॉर्टकट में अगर कोई पूछे तो क्या बता सकते हो आप कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हंगर मोटिवेशन, गेटिंग। और दूसरा जो थर्स्ट का है, थर्स्ट के बारे में कुछ स्टडीज हुई और थ्रस्ट की स्टडीज ये पाई गई, एक थ्योरीज में दी गई, दैट इज कॉल्ड डबल डिप्लेशन थ्योरी। तो डबल डिप्लेशन थ्योरी ये कहना चाहती थी कि डबल डिप्लेशन थ्योरी कहना चाहती थी कि जब एक इंसान को
प्यास लगती है उसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है, वन इज एक आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब जैसे हमारा माउथ है, हमारे माउथ के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाता है और उस ड्राइनेस की वजह से हमें पानी की जरूरत पड़ जाती है ड्यू टू द ड्राइनेस इन द माउथ। गेटिंग? तो इसके कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या निकाले कि बायोलॉजिकल बेसिस ड्राइनेस इन द माउथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रस्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला कि जो हमारे हाइपोथैलेमस हैं, हाइपोथैलेमस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रस्ट। और तीसरा उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला सेलुलर डिहाइड्रेशंस का, यानी सेलुलर डिहाइड्रेशंस की बात बोली गई। मींस सेलुलर डिहाइड्रेशंस का मतलब कि जब हमारे सेल के अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी हमें थ्रस्ट लगने लगता है, राइट? तो ये कंक्लूजन्स निकाला गया। गॉट इट? तो इनिशियली ये समझ में आ गया कि जो थ्रस्ट है वो बायोलॉजी से तीन चीजों से कनेक्टेड है। ऐसे अगर हम दूसरे इसमें समझें, जैसे स्लीप को देखो, तो स्लीप का बायोलॉजिकल बेसिस होता है, आई होप आपको पता होगा। सो स्लीप का बायोलॉजिकल बेसिस होता RAS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAS? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो मीन्स हमारी स्लीप के लिए मेनली जो जिम्मेदार है वो कौन सा है? RAS। मीन्स स्लीप इज कंट्रोल्ड बाय द RAS। और स्लीप के अलावा अराउजल्स के लिए भी जिम्मेदार है। मीन्स RAS स्लीप के साथ में अराउजल्स के लिए भी जिम्मेदार है, ऐसा रिसर्च से प्रूव्ड हो गया। और इसके अलावा स्लीप का बायोलॉजिकल बेसिस है ब्रेन वेव्स, राइट? तो मीन्स हमें ब्रेन वेव्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ब्रेन वेव्स अलग अलग हमारे प्रोड्यूस होते हैं और उसमें से जो सबसे इफेक्टिव है वो है थीटा वेव्स। तो जो थीटा वेव्स है वो उस वेव में ह्यूमन को सबसे अच्छी और गहरी नींद आती है। और स्लीप का हम बेसिक्स आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्लीप कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से दिशा बता सकते हो आप? रिम स्लीप एंड देयर इज अ नॉन रिम स्लीप। तो नॉन रिम स्लीप दो तरह के स्लीप होते हैं, रिम एंड नॉन रिम स्लीप। तो नॉन रिम एक डीप स्लीप है बेटे, राइट? इट इज बेसिकली अ डीप स्लीप और इस समय आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इस समय ड्रीम्स नहीं आते। तो जो ड्रीम्स आते हैं वो किस स्लीप में आते हैं? वो इस स्लीप में आते हैं। तो अब इसके ब्रेन वेव्स की स्टडी जिस साइकोलॉजिस्ट ने करी उसका नाम था लिंडस्ले। तो लिंडस्ले हैज स्टडीज अबाउट द ब्रेन वेव एंड स्लीप। गेटिंग? हाँ, लिंडस्ले ने स्टडी करी। अब ब्रेन वेव्स मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूं क्योंकि अगर वो बनाएंगे तो ब्रेन वेव्स मतलब पूरा फिर स्लीप वाला टॉपिक ही हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इतना याद रखना, ब्रेन वेव्स अलग अलग हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा। तो उसमें से थीटा वेव में सबसे गहरी नींद आती है, राइट? इसकी स्टडी लिंडस्ले ने करा और एक्चुअल में ब्रेन वेव की ब्रेन वेव की सब वाटर की बोतल आपकी बेटे किसकी है? हाँ, सो ओके, सो गेटिंग इट। अभी हम किसका बेसिस पढ़ रहे हैं बताओ? हम लोग समझ रहे हैं बेसिकली मोटिवेशन का क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल बेसिस। मीन्स साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशंस को बायोलॉजी से जोड़ा है या समझने की कोशिश करी। गेटिंग? और इसी का एक फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स सी दैट, और वो है हमारा सेक्स। सेक्स इज ऑल्सो रिलेटेड विद अवर बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब सेक्स क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल है बेटे। कंट्रोवर्शियल इसलिए मानते हैं
क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका सोशल बेसिस ज्यादा जिम्मेदार है और बायोलॉजिकल बेसिस कम जिम्मेदार है, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल बेसिस एक ग्रेजुअल बेसिस होता है, क्योंकि सोसाइटी में इसके बारे में बात करना बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसकी दो बेसिस हम लोग मानते हैं। पहला बेस होता है हार्मोन। तो हार्मोन्स में आपने पढ़ा है, हार्मोन में जो एक हार्मोन मेल के अंदर पाया जाएगा, सो मेल के अंदर दैट इज टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन पाया जाएगा, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन्स। खैर इसके अलावा भी हार्मोन्स होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि बस ऐसे, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन मेनली प्रेजेंट रहता है फीमेल के अंदर। तो इसमें क्या है, ऑस्ट्रोजन्स। अब ऑस्ट्रोजन्स की स्पेलिंग अलग अलग बुक्स में अलग लिखी, कई कई जगहों में ओ ई से शुरू होता है और कई कई जगहों में ई एस से शुरू होता है, तो बोथ आर करेक्ट। तो ऑस्ट्रोजन्स। अब एक दूसरा इसका ब्रेन का बेस भी है। सो ब्रेन के बेस में आपने देखा होगा हाइपोथैलेमस, और आजकल आपने देखा है कई लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब होती है, उसके पीछे जानते हो क्या रीजन होता है? उसके पीछे बड़ा रीजन होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग खास तौर से जो स्ट्रेस वाली लाइफ जीते हैं, उनके जो हाइपोथैलेमस पे बुरा असर पड़ता है और उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब होती है। इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स विद पार्टनर्स आप उस तरह के डिजायर्स को शिफ्ट कर लो, कहीं और पर माइंड को सोचो, ना कि आप बहुत ज़्यादा फोकस होंगे तो हाई एराउजल्स पैदा होगा। खैर इसका बेसिस होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस का रिलेशन प्लेजर से है। कभी भी कोई पूछे कि प्लेजर के लिए कौन सा ब्रेन जिम्मेदार है, राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस, राइट। तो ये चार बेसिस अभी तक हमने जो समझे, ये किसके बारे में पढ़ा बेटे? सो दैट वी हैव स्टडीड ऑल दीज बेसिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अब सिर्फ एक टॉपिक समझा भी, मोटिवेशंस के लिए, राइट। मोटिवेशंस के अलावा हमारे जीवन में क्या होती है? हमारे जीवन में दूसरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट इज इमोशंस। तो हमारे इमोशंस की भी स्टडी, इमोशंस वर आल्सो स्टडीड बाय द साइकोलॉजिस्ट। इमोशंस के भी बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं। सो बायोलॉजिकल बेसिस इसके जो जो हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। इस इमोशंस के लिए सबसे पहले जो जिम्मेदार है, आपने नाम जरूर सुना होगा, दैट इज हाइपोथैलेमस। क्यों मैंने बोला हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस का देखा जाए तो हाइपोथैलेमस की एक थ्योरी है, आपने नाम सुना होगा शायद, कैनन-बार्ड। नाम सुना है कि नहीं आपने? कैनन-बार्ड, कैनन-बार्ड थ्योरी। सो कैनन-बार्ड थ्योरी में उनकी थ्योरी को हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। सो एक इन्होंने इमोशंस की थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि जो हमारे इमोशंस होते हैं उसके लिए हमारा हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? और एक दूसरे रिसर्च में एक दूसरा रिसर्च हुआ, तो मीन्स कोई पूछे हाइपोथैलेमस की स्टडी किसने करी, तो राइट आंसर इंद्रेश राव, बट स्पेलिंग उसकी क्या लिखेंगे आप? कैनन-बार्ड, है ना। गेटिंग इट? तो अब जो से एक दूसरी स्टडी हुई, एक स्टडी हुई कि इसका बेस ये भी पता चला, दैट इज एमिगडाला, राइट। सो एमिगडाला, सो एमिगडाला इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशन के लिए जिम्मेदार है। गेटिंग? देखो जैसे जो इमोशनल बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस हैं। इमोशनल बिहेवियर को प्रोड्यूस करने का काम, इमोशनल बिहेवियर को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? प्रोड्यूस। कहीं पेपर में ध्यान से देखना तभी पता चलेगा। आप प्रोड्यूस करने का काम जो करता है वो कौन करता है? एमिगडाला। इमोशनल बिहेवियर को परसीव करने का काम वो कौन करता है? दैट इज परसीव बाय द हाइपोथैलेमस, राइट। तो एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस, दीज आर द टू बेसिस ऑफ द इमोशंस, राइट। ऐसा स्टडीज में प्रूव्ड हुए हैं।
तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, इन्हीं को आपको समझना चाहिए। और अगर इमोशन से थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस को जोड़े, राइट, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेस में तीन टाइप के होते हैं बेसिक। कौन कौन से पढ़ा हुआ? हाँ, यस, हाँ बोलो। यूट्रस, दूसरा डिस्ट्रेस एंड न्यूट्रेस। सो यूट्रस, न्यूट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यूट्रस इज अ गुड। देखो, जब आप एक्शंस ज्यादा लेना चाहते, इफ योर एक्शन इज इंक्रीजिंग, जैसे एग्जाम पास में आया, आप रात रात भर पढ़ना शुरू कर दिए, तो वो क्या है स्वाति? यूट्रस है, होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए ज्यादा जोश आ जाए तो वो यूट्रस कहा जाएगा। और इसके बाद इन केस ऑफ आपकी अगर पोटेंशियल को घटाता है, इमेजिन करो आप किसी भी टास्क को कर रहे हो और उसके लिए पोटेंशियल चाहिए होगी, और आपकी अगर पोटेंशियल को घटाता है तो दैट इज व्हाट? डिस्ट्रेस। तो पोटेंशियल घटने का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रेस, राइट। और न्यूट्रस मीन्स नॉट अफेक्टिंग एट देयर। अब इसकी स्टडी करते हैं, इसके बायोलॉजिकल बेसिस जानते हैं क्या है? इसका बायोलॉजिकल बेसिस है, एक साइकोलॉजिस्ट है उनका, हैंस सैली, नाम सुना है आपने कि नहीं सुना है? हैंस सैली। तो हैंस सैली ने इसकी स्टडी करी थी। हैंस सैली ने इसकी स्टडी करी और उन्होंने एक मॉडल दिया था GAS, याद मालूम है आपको? दैट इज जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम्स। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं, स्लो ज्यादा हो रही है। कोई नहीं, अच्छा चलो। तो अभी हाँ, चलो स्लोली चलो, धीरे धीरे चलो, राइट। तो हैंस सैली ने एक्चुअल में सेल की स्टडी करी, और हमारे पास 3 सेल होते हैं, T सेल, P सेल एंड नेचुरल किलर सेल। नेचुरल, हाँ वो रुक जाओ, बस स्लो कर देना। नेचुरल किलर सेल। तो T सेल, B सेल, नेचुरल किलर सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूट्रस मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाड़ में जाए। हाँ, न्यूट्रल मतलब भाड़ में, वही हुआ ना, हमसे क्या लेना देना, होता है कि नहीं? हाँ, मैंने बताया डिस्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रेस का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते लेते कई बार आपको माइग्रेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, फियर होने लगता है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज आवर डिस्ट्रेस। हमारी पोटेंशियल्स को घटा देता। हम 5 घंटे पढ़ने की जगह, जैसे अभी मुझे कुछ समय पहले हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रेस में आ गया और फिर मैं काफ़ी देर तक सोना शुरू कर दिया। और तो हाँ, अब नेचुरल किलर सेल का देखो, T सेल, B सेल एंड नेचुरल किलर सेल, ये एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, राइट। तो इसका रिलेशन किसके साथ में है? बोलो बोलो। हाँ, नेचुरल किलर सेल मेनली स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार है, राइट। और जो T सेल और B सेल है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो मीन्स इन केस ऑफ अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा तो आपका इम्यूनिटी डिक्लाइन करने लगेगा, इसलिए जो ज्यादा टेंशन लेते हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं। इम्यूनिटी मतलब हो गया बॉडी की, जो हमारे सिपाही हैं, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, अच्छा इम्यूनिटी है, हाँ आई है, आई इम्यूनिटी सिस्टम से है, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है और फिर प्रॉब्लम्स होने लगता है, गेटिंग। और इसी तरह से हार्मोन से भी रिलेटेड है इमोशंस। अब हार्मोन में, और चलो थोड़ा सा आगे बढ़े इसी में, हाँ लिखो। अब जैसे हार्मोन है बेटे,
कुछ हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स, हार्मोन इज आल्सो टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस, है ना। नहीं, अभी कोई मॉडल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी से कैसे साइकोलॉजी कनेक्टेड है, राइट। ये तो स्ट्रेस टॉपिक में पढ़ा जाता है, सिर्फ यहां सबके बायोलॉजी से कनेक्शन हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज हार्मोन। अब हार्मोन में आपने देखा होगा हाँ, जीएस मीन्स जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम। सो हार्मोन में आपने देखा होगा जैसे लव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हार्मोन निकालता है, आई थिंक जो गोनैड से रिलेटेड होता है। सो गोनैड ग्लैंड्स इज बेसिकली, गोनैड GONID होता है कि NAID होता है, NAID। तो गोनैड ग्लैंड्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लव, जो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शंस की तरफ लेके जाता है, राइट। और ऐसे कहा जाता है कि कुछ बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीजिंग ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आपने, अच्छा ऐसे समझ लो कि जैसे जो वुमेन है, वुमेन या मैन, जो डाइवोर्स्ड मैन एंड वुमेन होते हैं या जिसकी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है, उनके फेस पर स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और जानते हैं हमारी बॉडी के सही सर्कुलेशंस के लिए, सही इमोशंस प्रोड्यूस करने के लिए इस ज़रूरी, जैसे जीवन का ज़रूरी है हाई ब्लड सर्कुलेशंस होना, और हाई ब्लड सर्कुलेशंस दैट पीपल्स गेट वाइल दे डू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। इसलिए जो मैरिटल लाइफ जी रहे होते हैं उनका फेस एज कंपेयर टू ज़्यादा ग्लो करता है, जो कि नहीं जी रहे होते, जिसका स्ट्रेस लाइफ ज़्यादा है वो उनका फेस में, इसलिए डाइवोर्स वुमेन को आप साफ पकड़ सकते हो, बिकॉज एक तरह से उसकी सेक्सुअल लाइफ ब्रेक हो चुकी होती है, उसकी फेस के, उसकी बॉडी में रिंकल्स आना फास्ट हो जाता है, उसकी जो मौत जल्दी हो सकती है, ये सब चीज़ें देखी गई। तो हार्मोन्स में गोनैड हार्मोन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन, राइट। अच्छा, हार्मोन के बाद हमारी बॉडी के जो सेल हैं, सेल का रिलेशन भी इमोशंस के साथ में है, और ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्या नाम मैंने बताया, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी सुनना, नहीं तो बात स्लिप हो जाएगी स्वाति। न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, राइट, सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड, राइट। तो मूड के लिए जिम्मेदार है। अब जिसके बॉडी में सेरोटोनिन कम हो गया, इसका मतलब उसका मूड बहुत जल्दी स्विंग होगा, और इसलिए अब मूड स्विंग होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोगों में इरिटेशंस आ सकता है। तो इरिटेशंस में चिड़चिड़ापन हो गया, और इरिटेशंस इज वेरी कॉमन, एंड मे बी समटाइम एंग्री हो सकते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी, दे बिकम एंग्री एंड दे बिकम सैड क्विकली बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन का एबनॉर्मल लेवल का होना, राइट। तो मूड का रिलेशन है यहाँ पर। मीनिया अगर देखा जाए तो ऐसे दूसरा है डोपामिन का, डोपामाइन। अब डोपामाइन अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव हो गया, ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस केस में हम लोग मेनिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम हो गया तो इट विल लीड टूवर्ड द, कह सकते हैं कि डिप्रेशंस की तरफ लेके चला जाएगा, तो डिप्रेशन प्रॉब्लम विल बी देयर, राइट। तो इमोशंस के बारे में अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आई फील वेरी हैप्पी। देखो इतना अगर समझ लो, इमोशंस का बायोलॉजी के साथ यही कनेक्शन है, बहुत मजा आएगा आपको चीजों को लिखने, पढ़ने और समझने। गॉट इट? अगला बोले, मोटिवेशन, इमोशन एंड अब लर्निंग एंड, चले चलो देखते चलो।
ओके, देन बायोलॉजिकल बेसिस में एक और हेडिंग बना लो, लर्निंग। लर्निंग के लिए हमारे ब्रेन का, राइट, हमारे ब्रेन का जो मेन हिस्सा है, आपको शायद मालूम होगा, लर्निंग में एक जो मोटर लर्निंग है, राइट। सो मोटर लर्निंग इज ऑलमोस्ट कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। हिंड ब्रेन में जो एक क्रेनियल नर्व सिस्टम्स होगा, तो क्रेनियल नर्वस सिस्टम, हाँ, क्रेनियल नर्वस सिस्टम, तो क्रेनियल नर्वस सिस्टम 12 पेयर्स हैं। जैसे अलग अलग टाइप की जो मोटर्स हैं वो एक्टिव करने के लिए जिम्मेदार है। तो मोटर में एक लर्निंग ये यहां से जिम्मेदार है। और इसके अलावा स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन, राइट। सेकंड स्पाइनल कार्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अब मोटर लर्निंग का मतलब स्वाति क्या समझ में, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं ना, तो साइकिलिंग करते समय आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है, बता सकते हो आप? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड ब्रेन। इसको हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है। क्यों बोलो? क्योंकि जो चीजें, देखो, जो चीजें पहले ब्रेन कंट्रोल करता है, उसको धीरे धीरे वो सारे काम किसको पकड़ा देता है? स्पाइनल कार्ड को। खास तौर से जब वो वर्क ऑटोमेटेड हो जाएगा जी, नहीं, न्यूरॉन्स, जैसे ब्रेन है ना, तो ब्रेन बहुत सारी चीजों को लर्न कर लेता है। और जब उसको लर्न कर लिया, खास तौर से मोटर वाली चीजें, मोटर की चीजों को लर्न कर लिया, जैसे साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आप पहले किसका इन्वॉल्वमेंट था? आपका ब्रेन का। इसलिए आप पैडल को नीचे देखते थे, फिर तब तक लगा आगे दीवार में टकरा गया। मेरे साथ बहुत होता था, राइट। जैसे साइकिल चलाते समय ना, कभी हम आगे देख रहे थे, पीछे कभी ब्रेक मारना भूल जाते थे, कभी कुछ करना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब वो लर्निंग बार बार करते जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो सारी लर्निंग किसको ट्रांसफर हो जाती है? स्पाइनल कार्ड को। तो स्पाइनल कार्ड जो होगा वो सारे के सारे एक्टिविटीज करना हमारा शुरू कर देता है, जो कि पहले ब्रेन किया करता था। तो मीन्स लर्निंग के लिए CORD, कार्ड, स्पाइनल कार्ड होता है ना, राइट। तो स्पाइनल कार्ड साइकिलिंग और ऐसे राइडिंग, जंपिंग, मीन्स जितने भी एथलीट वाले काम होते हैं, इन सब के पीछे हमारा PNS सिस्टम जिम्मेदार है, राइट। तो इनिशियली स्पाइनल कार्ड एंड सेकेंड इज PNS। तो जैसे राइडिंग हो गया, एंड जंपिंग हो गया, तो इन सब के लिए हमारा PNS सिस्टम जिम्मेदार है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इसके अलावा जो मान लो हायर लेवल लर्निंग है, हायर लर्निंग्स एंड नेक्स्ट इज हायर लर्निंग के बाद दूसरी लर्निंग कौन सी हो सकती है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? हायर लर्निंग के बाद हमारी एसोसिएशन लर्निंग जितनी भी है, इन सारी लर्निंग के पीछे हमारा ब्रेन का एक हिस्सा जिम्मेदार है, उसका नाम है फ्रंटल लोब। सो फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर लेवल ऑफ लर्निंग। गॉट इट? तो लर्निंग का बेस अब हमारा पहला होता है जो मोटर लर्निंग से रिलेटेड। मोटर लर्निंग्स में हमारा हिंड ब्रेन और स्पाइनल कार्ड्स या PNS सिस्टम पूरी तरह से वर्क करता है। और फ्रंटल लोब मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जैसे अभी आप क्लास में बैठ के सीख रहे हो, इसका मतलब आपका फ्रंटल लोब काम कर रहा है। गॉट इट? और अगर फ्रंटल लोब नहीं काम कर रहा है तो फिर उसको काम कराने की जरूरत है ना स्वाति? ठीक है। तो लर्निंग के बाद दूसरा इसी में थीम आता है बेटे, मेमोरी। सो मेमोरी के लिए जानते हो आप कौन सा ब्रेन का हिस्सा जिम्मेदार है? राइट। सो लर्निंग के लिए
जिम्मेदार मेन जो हिस्सा है वो फ्रंटल लोब है। ऐसे मेमोरी में भी कुछ मेमोरी का रिलेशन तो फ्रंटल लोब से है, राइट। देयर इज सम मेमोरीज इज रिलेटेड विद फ्रंटल लोब, बट राइट, लेकिन बहुत मेमोरी के टाइप्स हैं, खास तौर से LTM। यस, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज रिलेटेड विद एक बहुत सिंपल सा टर्म्स होता है, हमारे ब्रेन का हिस्सा है। इट्स नेम वाज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरीज, राइट। और मेमोरी में इसके अलावा भी बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं। बायोकेमिकल्स खास तौर से जैसे आजकल हम लोग आर्टिफिशियल केमिकल्स वगैरह खाते हैं। आर्टिफिशियल में जैसे आप बहुत पॉपुलर नाम सुने हैं, मेडिसिन खाते हैं ना, वो पेन किलर कौन से आती है स्वाति? डिस्प्रिन। कई बहुत लोग तेजी से खाते हैं डिस्प्रिन। अगर तेजी से खाते हैं तो धीरे धीरे फॉरगेटिंग की बीमारी बढ़ जाती है। हाँ, जैसे मुझे सर दर्द नहीं होता, कभी सुना मैंने सर दर्द का बहाना बनाया? कभी नहीं बनाता। इसके पीछे रीजन है, कहते सर दर्द उसको होता है जिसके पास दिमाग होता है, मुझे होता नहीं। आपको सर दर्द ज्यादा होता है? ओ, तो ब्रेन में एक्चुअल में हेल्दी रखने के लॉजिक्स हैं। पहला लॉजिक्स होता है कि आप जो ब्रेन से रिलेटेड फूड है, ब्रेन न्यूरॉन्स को अच्छी फूड जो चाहिए वो अभी उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा, नोट्स के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, वो सब यहाँ पे कोई भी बुक भी काम नहीं आएगी। ये प्योरली सिर्फ मुरारी बापू के प्रवचन हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनते चलना और लिखते चलना। गॉट इट? तो अब जैसे ये सारे बेसिस हमने देखे, हमारा इमोशंस, हमारा मोटिवेशंस, हमारी लर्निंग, ऐसे हमारी थिंकिंग और बहुत सारी चीजें हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई हो। गॉट? ब्रेन से, हार्मोन से एंड न्यूरोट्रांसमीटर से। तो क्या समझ में आया? राइट, समझ में आया कि जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, अभी जो ये सारी बातें लिखी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हो सकती हैं और है भी, बट एटलीस्ट इसी तरह से हमें कनेक्ट करना होता है कि ब्रेन के या हार्मोन के, न्यूरोट्रांसमीटर्स के या जीन्स के कौन से सेगमेंट कहाँ से रिलेटेड है, राइट। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, बायोसाइकोलॉजी में मीनिंग समझ में आ गया होगा, राइट। और फिर बायोसाइकोलॉजी में कैसे बहुत सारी बायोलॉजी की चीजें हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती हैं वो समझ में आ गया ऐसे। और अब हम लोग आते हैं तो मीनिंग के बाद अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, राइट, एक तरह से बायोसाइकोलॉजी की आपको हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। तो आप लिखेंगे बायोसाइकोलॉजी हिस्ट्री। बायोसाइकोलॉजी की आपको एक रफली क्या मालूम होना चाहिए? हिस्ट्री मीन्स इसका इतिहास क्या रहा है, और इसकी हिस्ट्री में एक बार नोट्स दे देना बेटे, राइट। हाँ दीक्षा, और नोट्स उठाना है क्या, लाए थे आप बायो वाले? इसकी हिस्ट्री में अगर ध्यान से देखो तो बायोसाइकोलॉजी की हिस्ट्री में शायद सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं, नाम सबको पता होगा, उनका नाम क्या है? हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस हैज फर्स्ट वर्क ऑन बायोसाइकोलॉजी। तो बहुत पहले की बात है, और इन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर वर्क किया, और इन्होंने हमर थ्योरी दी। ही हैज गिवन व्हाट थ्योरी? हमर थ्योरी। और हमर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 3 फ्लूइड होते हैं। कौन कौन से स्वाति? फर्स्ट फ्लूइड बोलो जल्दी से, बोलो, बाइल। सेकेंड इज ब्लड, एंड थर्ड इज
फेल्ग्रम, राइट। तो ब्लड, बाइल एंड फेल्ग्रम। सो अब ऐसे बाइल, बाइल में भी दो बाइल है, वन इज येलो बाइल, येलो बाइल, अदर इज ब्लैक बाइल। तो जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल ज्यादा रहेगा और येलो बाइल ज्यादा होगा, सो ब्लैक बाइल वाला पीपल ज्यादातर मेलेंकोलिक पर्सनैलिटी हो जाएगा। मेलेंकोलिक पर्सनैलिटी, मेलेंकोलिक पर्सनैलिटी का मतलब हो गया सैड टाइप, इसको बोल सकते हैं देवदास या उदास टाइप का व्यक्ति, राइट। और जिस पर्सन के अंदर येलो बाइल ज्यादा होगा वो क्या होगा, सैंग्विन पर्सनैलिटी। तो सैंग्विन पर्सनैलिटी वाज देयर। तो मीन्स इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, हिप्पोक्रेटस ने। तो फेल्ग्रम, फेल्ग्रम को ही कफ बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कफ। तो कफ तीसरी चीज यहां पर आप कह सकते हो। नहीं, अब ये चीजें इंडियन वर्जन में भी बनाई गई। अब एक चीज हिप्पोक्रेटस कहते हैं कि मोर ब्लड, राइट, मोर ब्लड मोर हैप्पीनेस, मोर ब्लड मोर हैप्पीनेस। मतलब जिसके शरीर में ज्यादा खून रहेगा वो ज्यादा खुश रहेगा, राइट। इसका मतलब बॉडी में ब्लड का कितना होना चाहिए, ज्यादा। उसके लिए क्या खाओ, ब्लड वाले फूड्स खाओ। जैसे आप खासतौर से हाई ग्लूकोज विद हाई वाटर फूड, हाई ग्लूकोज हाई वाटर वाले फूड, जैसे वन ऑफ देम इज क्या खाते हैं, पोमोग्रेनेट्स। पोमोग्रेनेट इज वन ऑफ द वेरी मतलब स्वीट भी है, उसमें हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन से आरबीसी बनेगा और अच्छा होता चला जाएगा। तो मीन्स हमारी बॉडी में ब्लड अच्छा होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें ज्यादा होंगी। ये तो समझ में आया आपको। और फेल्ग्रम का मतलब कफ से है। अब जिसका कफ का मतलब हुआ एलिमेंट्री कैनाल से बेटे, अब जिसके एलिमेंट्री कैनाल में एलिमेंट्री कैनाल्स, तो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर इन केस ऑफ अगर ज्यादा किसी की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसकी बॉडी अनहेल्दी होगी। अनहेल्दी होने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल्स फिट ना होना। एलिमेंट्री कैनाल्स का मतलब समझ में आता है क्या होता है, हमारा जो पूरा का पूरा ये फूड का सिस्टम है, जितना अच्छा रहेगा उतना ही हम लोग हेल्दी रहेंगे, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट्स को इंडिजीनियस भी बना दिया गया। तो ये तीन इस कॉन्सेप्ट्स को इंडिजीनियस भी बनाया गया। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस गॉट इट। तो इस कॉन्सेप्ट्स को इंडिजीनियस भी बना दिया गया। और इंडिजीनियस के अंदर अगर आप देखो तो इसकी को दो कॉन्सेप्ट दिए गए, त्रिगुणा, क्या नाम दिए गए, त्रिगुणा, और दूसरा दिया गया त्रिदोषा। मालूम में स्वाति, त्रिगुणा और त्रिदोषा बताओ। त्रिदोषा मीन्स क्या, तीन ड्रॉबैक, वो है वात, वात पित्त, राइट, एंड कफ। सो वात पित्त एंड कफ। तो मीन्स अगर किसी की बॉडी में वात मीन्स गैस, अगर गैस बन रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी अनहेल्दी है। और जिसकी बॉडी में पित्त बन रहा, पित्त में खास तौर से ब्लैक बाइल, तो इसका मतलब उसकी बॉडी अनहेल्दी है। और कफ, इसकी वजह से अभी मुझे क्या हो रहा है, कफ ही हो रहा है, तो इसका मतलब मैं अनहेल्दी हूं। सो ये त्रिदोषा की बात करते हैं। और त्रिगुणा मीन्स तीन क्वालिटी, राइट। वन इज रजस, रजस मीन्स द पीपल हु हैव ब्रेवनेस, इसमें ब्रेवनेस हो, द पीपल हु हैव पावर, हु हैव रूलिंग नेचर्स। कुछ लोग होते हैं ना रूलिंग नेचर्स के होते हैं, है ना। जैसे एक मैडम है, बहुत सुना होगा, एचओडी कहीं की है, तो वो अपनी एम्प्लॉइयों को बहुत तंग करती रहती है, ये करके लाओ वो करके लाओ तो इसका मतलब क्या है उसमें, रजस,
अपने आप को सुपीरियर दिखाना, जैसे अशोका में, चंद्रगुप्त मौर्य में, श्रीमान प्राइम मिनिस्टर के अंदर, इन सब के अंदर क्या है? रजस। और राजा का कोई धर्म नहीं होता बेटे। रजस के बाद में और एक होता सत्व, नाम पता है ना आपको? सत्व, सत्व मीन्स जिसमें होगा उसके अंदर वो बेचारा पूरे दिन भर काम करेगा और रात को 8 बजे तक भी काम करता रह जाता है। इसी चक्कर में कई बार वो पढ़ाई तक नहीं कर पाता, कहीं कोचिंग वगैरह ले रहा हो क्योंकि उसमें सच्चाई है, पूरी जी जान से अपने काम को देना है। सो दैट इज व्हाट? सत्व, राइट। और कुछ लोग होते हैं तमस, राइट। एक दिन मेरे घर पे फोन करना और इन केस ऑफ अब मेरी जगह पे मेरा कोई बहुत खास व्यक्ति फोन उठाए, हाँ जी किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है? सो व्हाट इज दैट? तमस में जिसमें इरिटेशन हो, एग्रेशन हो और दिख जाता है, तमस वाले लोगों में दिख जाता है कि ये तमस 1 मिनट में इरिटेट हो जाता है, ऐसा नहीं करना, काम डाउन, राइट। तो तमस तो मीन्स रजस, सत्व एंड तमस, ये क्या है? ये किसका कॉन्सेप्ट है? हिप्पोक्रेटस का कॉन्सेप्ट है ना। समझ में आई ना बातें? हाँ, तो ऐसे अब हिप्पोक्रेटस पहला बायोसाइकोलॉजिस्ट के तौर पर हम लोग लेते हैं। अब दूसरा नाम किसको लेंगे स्वाति? बोलो। हाँ, वेरी नाइस, प्लेटो। लिखो प्लेटो ने क्या दिया। अच्छा क्या ना, बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे हो आप लोग। और फिर मैं जोड़ दे रहा हूं, चिंता मत करो। फिर रुको, अभी थोड़ा सा अभी आगे इसको रुको, मैं और थोड़ा सा लिख देता हूं ना। अच्छा चलो ठीक है, आगे। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट्स को, हिप्पोक्रेटस के जो ये कॉन्सेप्ट्स थे, इसी को आगे चल के एक बहुत ग्रेट साइकोलॉजिस्ट पैदा होगा, इसी बायो के कॉन्सेप्ट्स को, दैट विल बी यूज्ड बाय द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट नेम वाज, आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है? आइजेंक। आइजेंक नाम के साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दिया था? बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। So he has given the concept of biological basis of behavior. अच्छा ठीक है। So biological basis of behavior, अब उन्होंने बोला कि एक ह्यूमन के अंदर बेसिकली डायमेंशंस होते हैं और वो पर्सनैलिटी का डायमेंशंस मीन्स इसी से पर्सनैलिटी बन जाती है। बहुत बेहतरीन बात बोली थी उन्होंने। कहा कि कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि मेनली न्यूरोटिक टाइप के हो सकते हैं। न्यूरोटिक जानते हैं ना? न्यूरोटिक इनडायरेक्टली एक तरह से जो मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी है वो न्यूरोटिक होता है, बोलते हैं। तो न्यूरोटिक होगा या फिर वो पर्सन जो होगा स्टेबल होगा, राइट, स्टेबल बन जाएगा। यहां पर एरर हो गया, स्टेबल होगा। तो स्टेबल होगा या फिर वो न्यूरोटिक होगा, राइट, है ना स्वाति? कैसे देखो, न्यूरोटिक का मतलब वो जो झक्के टाइप का हो गया। कभी देखा सब्जी के लिए, किसी चीज के लिए कि 2-2 रुपए के लिए लड़ता हुआ, नहीं भैया ऐसे कैसे, अरे प्लीज कर लो, 2 ही रुपए कम कर दो, 1 रुपए कम कर दो। तो इसी पर्सनैलिटी को क्या बोल सकते हैं? न्यूरोटिक, है ना। और दूसरे कौन से लोग होते हैं? स्टेबल टाइप के लोग होते हैं। देन दूसरी उन्होंने बोला कि कुछ पर्सन ऐसे होते जो इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना। दीक्षा, आप अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हो? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट? अभी नहीं होना चाहिए, राइट, हो जाओ। खैर एम्बीवर्ट बनाना पड़ेगा, फिर एक्सट्रोवर्ट हमारी तरह। स्वाति, आप अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हो? एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट नहीं हो? दिशा तो मुझे लगता है एक्सट्रोवर्ट। सिचुएशनल वर्ड तो एम्बीवर्ट हो गया ना। तो फिर चलो, तो फिर ऐसे अब, या फिर क्या हो सकता है? इंट्रोवर्ट, दैट इज फिर से गलत हो गया यहां पर, एक्सट्रोवर्ट हो गया, राइट। तो मीन्स या तो पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा या फिर इंट्रोवर्ट होगा। अब
इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट यहीं पर यूज कर लिया। उन्होंने कहा कि जिसमें ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, कौन कौन सा, न्यूरोटिक प्लस इंट्रोवर्ट, वो पर्सन साइकोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? साइकोटिक हो जाएगा। एनसीईआरटी में लिखा है, सारी चीजें मैं एनसीईआरटी पढ़ के फॉर्मूले बना रहा हूं, लेकिन आपने उस लेवल तक नहीं पढ़ा होगा कि फॉर्मूले बना पाओ। मतलब जो एक झक्की भी हो और इंट्रोवर्ट हो, वो पर्सन क्या हो जाएगा? साइकोटिक हो जाएगा। साइकोटिक मीन्स समझ में आ गया होगा। और दूसरी तरफ जो पर्सन स्टेबल है प्लस क्या है, वो, वो क्या पर्सन बन जाएगा? सोशेबल पर्सनैलिटी, यानी सोशल पर्सनैलिटी बन जाएगा, वो सोशली यूजफुल पर्सनैलिटी बन जाएगा। गॉट इट? मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहेगा, सोचना चाहेगा, देखना चाहेगा। हाँ, जैसे, हाँ हाँ, तो स्टेबल भी है और एक्सट्रोवर्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट था? आइजेंक का। बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग। अब कोई पूछे आइजेंक का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? बायोलॉजिकल बेसिस पर, राइट, ऑफ बिहेवियर। और उन्होंने क्या बोला? डायमेंशंस की बात। कितने डायमेंशंस बताए? तीन। तीन मतलब बताते तो दो ही हैं, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में किसी किसी बुक में तीसरा लिखा होगा। खैर मेरी बुक में दो ही लिखा होगा, एनसीईआरटी में दो ही लिखा। तो मीन्स अब यहां पर उन्होंने जो तीसरी बातें बोलनी चाहिए वो ये बोलनी चाहिए, या तो पर्सन साइकोटिक होगा या फिर क्या हो जाएगा? सोशल बल हो जाएगा। कोई में से एक डायमेंशन उसके अंदर डेवलप हो जाए। इसको इतना इंपॉर्टेंट मान लो, इतना इंपॉर्टेंट मान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत आया हुआ। गॉट इट? चलिए थोड़ा सा प्लेटो इसी पे डिस्कस करके फिर स्लाइड को आगे बढ़ा दें। अब प्लेटो ने बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया था। इसका कॉन्सेप्ट था एच एच। पहले एच का मतलब क्या होता है? हार्ट, नहीं, हेड। हेड का मतलब मीन्स एक पर्सन का जो हेड है उसको डेवलप करना चाहिए। हेड को ही आगे चल करके इंटेलेक्ट्स बोला गया। तो मैं सोचो आज से बहुत साल पहले, बहुत पहले ही बोल दिया गया था प्लेटो के थ्रू कि इंसान को अपने हेड के ऊपर काम करना चाहिए, राइट। जैसे कई बार जब बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें पर्सन का हेड ही नहीं तैयार होता। हेड इसलिए नहीं तैयार हो क्योंकि बीच बीच में कभी दादी की परेशानी आ जाती है, कभी आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, हाँ, बीमारी भी आ जाती है। अदर इज हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय, मीन्स आपके जो इमोशंस होने चाहिए, मीन्स इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं दोनों को आगे ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था मायर, राइट। तो मायर एंड सैलोवी ने इसको जोड़ दिया और इसी से उन्होंने नया कॉन्सेप्ट बना दिया। क्या बोल सकते हो आप? इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आ गया? एक हिप्पोक्रेटस के कॉन्सेप्ट से, अब प्लेटो के कॉन्सेप्ट से इसको जोड़ सकते बेटे। गेटिंग? राइट। तो ऐसे तीसरी चीज इसमें बताई इन्होंने, एल, एल फॉर लीवर। तो लीवर तीसरी चीज इन्होंने समझाई, लीवर। तो लीवर को समझाया और लीवर के लिए बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्या क्या दिया? लीवर इज ऑल्सो एक तरह से जो हमारे सोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सोमैटिक डिसऑर्डर्स, इनके लिए कंट्रोल करने का काम करता है। तो मीन्स हार्ट, हेड एंड लीवर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस थिंग्स। सोमैटिक डिसऑर्डर्स के अलावा लीवर जानते हैं इसका रिलेशन लस्ट से भी होता है, राइट। जैसे आपने नोटिस किया है कि कई लोगों को लीवर की बीमारी होती है, जिसका
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स खराब होता है, खास तौर से जिन लोगों की सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ जब मूव कर जाते हैं पीपल, नॉर्मल से भी, मतलब एक मैरिटल लाइफ में भी, तो उनका लीवर धीरे धीरे वीक होने लगता है। इसलिए ओल्ड एज में डाइजेशंस कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि लीवर्स कमज़ोर होने का मतलब है कि एक तो हुआ कि उसकी बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा फीवर रहता हो, अगर फीवर ज़्यादा रहता तो भी लीवर्स उसका ज़्यादातर खराब रहे, और दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट होता है। इसीलिए मैंने कहा मैरिटल लाइफ में खासतौर से जो लोग जीते हैं तो उनकी लीवर खराब हो जाता है। जैसे अब वुमेन के अंदर मान लो, जैसे हमने कहा ना, मेल और प्रकृति ने फीमेल में सिर्फ एक ही डिफरेंस बनाया और कोई डिफरेंस नहीं बनाया। क्या? फीमेल कैन प्रोड्यूस चाइल्ड्स बट मेल कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड्स। अब मेल चाइल्ड, अच्छा फीमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए उनका हिप ब्रॉड होगा, क्योंकि बेबी को वहां पर पेल्विक रीजन में उनको रखना पड़ता है। और दूसरा चीज, वुमेन को जब वो बेबी बाहर आएगा तो उसको फीडिंग करानी पड़ती है। तो इसलिए वुमेन और मेन के अंदर सिर्फ दो ही डिफरेंस है। एक डिफरेंस कह सकते हैं कि दे कैन, वुमेन कैन प्रोड्यूस चाइल्ड बट वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस। अब कई वुमेन की हिप ब्रॉड नहीं हो पाती, इसके पीछे रीजन होते हैं, क्योंकि एक तो हुआ कि उनका लीवर सिस्टम अच्छा ना होना, दूसरा चीज हो सकता है कि वो जो कुछ फूड में खासतौर से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होना चाहिए। हिप जैसे वुमेन की बॉडी का शेप प्लेन नहीं होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, इस साइकोलॉजी में साफ। राइट, खैर आगे तो अब दूसरे साइकोलॉजिस्ट का नाम, इसी तरह से गैलन का नाम सुना होगा, नहीं सुना कभी आपने? गैलन। ओके, सो गैलन ने खैर आगे प्रोसीड कर लें हम लोग। इसको देखो मैं छोटा कर देता हूं जिससे आपको पूरी पिक्चर एक साथ देख पाओ कि आखिर इस टॉपिक में था क्या। पिक्चर देखते देखते पिक्चर बन गई। हाँ, ये इतना सारी बातें इसमें हिप्पोक्रेटस, प्लेटो को मैंने समझ लिया, है ना? मुश्किल लग रहा है? अच्छा, लैपटॉप बंद हो गया। चलें प्रोसीड कर आगे बेटे। थर्ड ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज गैलन, Galen, गैलन। सो व्हाट वाज द स्टडी एंड वर्क ऑफ गैलन? गैलन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है? गैलन एक रोमन फिजिशियन थे, राइट? बहुत कम इनके बारे में पूछा जाता, बट हल्का सा जानकारी पढ़ लेना चाहिए। रोमन फिजिशियन थे, और रोमन फिजिशियन होने के साथ साथ में फिजिशियन, ही वॉज रोमन फिजिशियन, हाँ, CIAN। तो रोमन फिजिशियन होने के साथ साथ में इन्होंने सबसे पहले ब्रेन को पकड़ा, मतलब ब्रेन, और ब्रेन के अंदर एक स्पिरिट की बात करी, और स्पिरिट मीन्स यहाँ आत्मा से है, और आत्मा टॉपिक सबसे पहले साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। सो स्पिरिट इज ऑल अबाउट द सोल, मीन्स दे स्टडीड अबाउट द सोल। आत्मा मीन्स यहाँ पर सोल, आई मेंशन दैट इज सोल। सो दे हैव फोकस फर्स्ट टाइम सोल के ऊपर इन्होंने वर्क किया, एंड सोल वाज द फर्स्ट थीम फॉर हिम। So Galen argued that there is a vital soul, animal soul and so many things. Even इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल, हाँ, क्या नाम था? हिप्पोक्रेटस ने सोल के बारे में बताए थे। हाँ, हाँ ठीक है, क्योंकि हिप्पोक्रेटस बहुत पहले बहुत सारी बातें बोले हुए हैं। चले फोर्थ में आप बस इसमें इतना, बस इससे ज्यादा नहीं। देन इसके बाद दूसरे एंड्रियस विसालस करके नाम है, एंड्रियस, क्या है? एंड्रियस, हाँ, एंड्रियस विसालस,
तो एंड्रिस विसालस वाज देयर इज अ बैसिलस बेटे, LIOUS। एंड्रिस विसालस करके अगेन दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, राइट। तो मीन्स बॉडी के ऑब्जर्वेशंस, और जब बॉडी के ऑब्जर्वेशंस करोगे तो उसके मेनली फंक्शनल पार्ट को इन्होंने समझना शुरू किया। स्टार्ट टू अंडरस्टैंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी, और फंक्शनल सेगमेंट को इन्होंने समझने की सबसे बेहतरीन एफर्ट्स लगाए। देन इसके बाद डेस्कार्ट, बस ऐसे छोटे छोटे। देन देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट नेम वाज डेस्कार्ट। तो डेस्कार्ट इज देयर, डेस्कार्ट, हाँ डेस्कार्ट्स। तो डेस्कार्ट का जो कॉन्सेप्ट था, रेने डेस्कार्ट, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंट्रैक्शनल ड्यूलिज्म्स। और डेस्कार्ट का जो इंट्रैक्शनल ड्यूलिज्म्स था, इन्होंने बेसिकली ये कहना चाहा कि जो बॉडी है और माइंड है, ये दोनों आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, राइट। दे हैव अ इंट्रैक्शंस, और इनके इंट्रैक्शंस से बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती है। इमेजिन करो कि ये दोनों एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शंस करें, एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन, या फिर सिनर्जिक इंट्रैक्शंस करें, सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। इफ इन केस ऑफ एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शंस, अपोजिट इंट्रैक्शंस करते हैं, तो ह्यूमन के अंदर डिसऑर्डर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। डिसऑर्डर्स मीन्स जैसे बॉडी कुछ और कह रही, माइंड कुछ और कह रहा है। बॉडी कह रही है कि चलो थोड़ी सी खा लेते हैं मिठाई, लेकिन माइंड कह रहा है कि नहीं, पढ़ाई कर लेते हैं। दैट विल लीड डिसऑर्डर। एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिक का मतलब कि बोथ, जैसे अगर दोनों पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं बॉडी और माइंड, तो एंटागोनिस्ट सिनर्जिक इंट्रैक्शंस के, उल्टा बोल दिया। यहाँ अगर दोनों पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे जो बॉडी भी कर रही है और वही माइंड भी कर रहा है, तो दैट इज सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। अब इसी इंट्रैक्शन से एक कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया, योगा, राइट। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। योगा मीन्स व्हाट? योगा मीन्स होता है ऐड करना, सरल भाषा में ऐड। किस चीज को ऐड करते हैं स्वाति, बताओ? नहीं, सोल, बॉडी, हाँ यस, प्लस माइंड को। जब आप तीनों को ऐड करके, अब अगर कोई भी डिसीजंस लेते हो तो वो डिसीजंस गलत होगा क्या? नहीं, कभी नहीं होगा, राइट। अब इमेजिन करो, आपका बॉडी कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है, सोल कुछ और कह रहा है, सो दैट पर्सन विल लीड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और जब सिनर्जिक तरीके से काम करते हैं, इट विल प्रोवाइड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। मीन्स आपका जो माइंड है, अगर बॉडी और ये सब एक साथ इंटीग्रेट होके काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट होता है। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद दूसरा इसमें नाम आता है, दैट इज किसका नाम? हाँ, और एक जोसेफ गॉल करके नाम साइकोलॉजिस्ट थे, उनका भी नाम लिख लो, जोसेफ गॉल, 6 गॉल। तो जोसेफ गॉल वॉज अ पर्सन जो कि सबसे पहले इन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर्स और फंक्शंस की बातें करी। मीन्स ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट, बट इन्होंने कॉग्निटिव फंक्शन और बिहेवियर की बातें करी। तो मीन्स बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शंस वाज स्टडीड बाय जोसेफ गॉल। और जोसेफ गॉल के इस कॉन्सेप्ट्स का असर ये हुआ कि असर ये हुआ कि इन केस ऑफ हमारा कॉग्निशंस में कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो डिसऑर्गेनाइज्ड कॉग्निशंस विल क्रिएट डिसऑर्डर्स।
इसीलिए कई जगहों में डिसऑर्डर्स के ऊपर बेहतरीन काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट में जोसेफ गॉल का नाम आता है, राइट। Disorganized cognitions lead different types of behavioral disorders. अदर साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे जिसको अब हम लोग न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का नाम देते हैं, तो उनका नाम आता फ्लोरेन, दैट इज अ फ्लोरेन। तो फ्लोरेन वॉज अ अदर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, गलत हो गया, एक मिनट, फ्लोरेन, हाँ, FLOUREN। So Floren was the other psychologist who had worked first न्यूरोसाइकोलॉजी। तो न्यूरोसाइकोलॉजी की तरफ माइंड को जो ले जाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्लोरेन। तो ये सारी बातें। अब फ्लोरेन के अलावा इसमें जो सेवंथ ग्रेट नेम आता है, आई होप यू हैव हर्ड, ब्रोका। नाम सुना आपने? ब्रोका। ब्रोका ने ब्रेन का ब्रोका एरिया की खोज करी थी। क्या खोजा था इन ब्रोकास एरिया। ब्रोका एरिया किसके लिए जाना जाता है दिशा, जानते हैं आप? ब्रोका एरिया बेसिकली लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए। लैंग्वेज प्रोडक्शन मीन्स जो भी हमारी भाषा है, आवर लैंग्वेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रोका रीजन्स, गॉट इट। अब दूसरे साइकोलॉजिस्ट जो इसमें है, उनका नाम था वर्निक। वर्निक ने जो है जिस एरिया की खोज करी, उसको वर्निक एरिया भी के नाम से जानते हैं, राइट। वर्निक एरिया was mainly regarded as लैंग्वेज परसेप्शन के लिए। परसेप्शन मीन्स जो आपको भाषा, जैसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इस समय मेरा कौन सा एरिया एक्टिव होगा? मेरा ब्रोका एरिया पर एक्टिव होगा। और वर्निक के अकॉर्डिंग आप जैसे आपके अकॉर्डिंग इस समय आपका कौन सा एरिया एक्टिव होगा? सुन रहे हो तो वर्निक एरिया एक्टिव होगा, और वर्निक ने वर्निक एरिया की खोज करी। तो हाँ, देन जी, देन हियर इज फ्रिट्ज एंड हिट्जिंग करके, इनको एक साथ लाया जा सकता है, इतना तो सफिशियंट है। हाँ, बस ठीक है। तो एक स्लाइड में इतना ही रहने देते हैं। तो इसको आप इतना याद रखो कि ये बातें हो गई, अगली स्लाइड में फिर आगे हम बातें करें। तो एटलीस्ट इनके नाम पता हो, कुछ के नाम, जैसे खासों से इन दोनों के नाम तो जरूर पता होना चाहिए, राइट। आगे प्रोसीड कर लेते हैं, कुछ नाम। हाँ, देन नेक्स्ट इज, राइट। अब जैसे बायोसाइकोलॉजी में और बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशंस करने वाले एक बहुत ग्रेट साइकोलॉजिस्ट का नाम, जिसका नाम मैं अक्सर क्लास में लेता रहता हूं, नेम वॉज, हाँ, गाल्टन। तो गाल्टन हैज वर्क इन 1885, और इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? बोलो, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मीन्स व्हाट? गुड, हाँ, he has given the concept of good genes, और गुड जीन्स का मतलब अच्छी जीन्स, they can produce childs, and second thing, he has developed intelligence test, and intelligence test given by Galton, but failed, he failed हो गया था। क्यों? क्योंकि इसका इंटेलिजेंस टेस्ट फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया, राइट। हाँ, तो इनका याद नाम ध्यान में रखना चाहिए कि इन्होंने क्या टास्क किया, राइट। तो गाल्टन का कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आए। गाल्टन ने यहीं पर नहीं रुकते हैं बेटे। गाल्टन एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने रिग्रेशंस के ऊपर भी काम किया। तो रिग्रेशंस स्टडीड बाय, हाँ, कॉरिलेशंस अगेन स्टडीड बाय गाल्टन। तो ये सारे
एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल दैट डन बाय द ग्रेट मैन, नेम वाज इंद्रेश राव बट द स्पेलिंग इज डाल्टन, राइट. Then how many? This is 8 number or 9 number? 11. Oh, then right now 12. So that 12th group of psychologists is, here is a Fritz, right? Fritz and एक और है, उनका नाम हिडर है. Fritz and नहीं क्या ना, हिडजिंग करके, हिडजिंग. Fritz and Hiddink, those, okay. Fritz and Hiddink, they have works basically, इन्होंने ब्रेन की फंक्शनल लोकेशंस के बारे में बोला, राइट. तो बेसिकली फंक्शनल लोकेशंस ऑफ ब्रेन या फंक्शनल लोकेशंस की बात करें. अब देखो, जैसे ब्रेन का फंक्शनल लोकेशंस मैं आपको अगर एक समराइज कर दूं जल्दी से, अगर कोई पूछे ब्रोका एरिया का क्या फंक्शन है बताओ. लैंग्वेज प्रोडक्शंस. चलो मिटा दूंगा. चलो फर्स्ट फ्रंटल लोब, यहां से शुरू करो. फ्रंटल लोब, इसका काम क्या है? फ्रंटल लोब का काम है लर्निंग प्लस थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. इनके लिए ब्रेन का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? फ्रंटल लोब. देन पैराइटल लोब. पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द attention and perception, right. And then occipital lobe is responsible for, इसके लिए occipital is responsible for vision, right, vision. Fourth, then temporal lobe, so that is related to listening, or you can say auditory functions are controlled by him. राइट. और इसके अलावा अब लिखते चले जाओ. देन हियर इज अदर पार्ट, लिम्बिक सिस्टम. इसके लिए बताओ, इमोशनल प्रोडक्शंस के लिए. राइट. देन 6 इज थैलेमस, कोऑर्डिनेशंस के लिए. 7th हाइपोथैलेमस, इसके लिए स्लीप के लिए, सेक्स के लिए, हंगर के लिए, राइट. हंगर, थर्स्ट, स्लीप तो लिख दिया ना, सेक्स एंड फियर के लिए भी, फाइट के लिए भी, और फ्लाइट के लिए भी. फ्लाइट मीन्स भाग जाना. ट्रिपल एफ कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस. गेटिंग? और लिखते जाओ. भारी लग रहा है? कभी नहीं भूलेगा. ये सब की सब बातें अगर सीख गए कभी नहीं भूलने वाले. 8 नंबर. अब आप बताओ, 8 नंबर में अगर मैं ऐसे मेरा मन हुआ हिप्पोकैम्पस लिख दिया तो बताओ स्वाति किसके लिए जिम्मेदार हुआ?
हाँ, एक तो याद हो गया ना, पहले से आता था। अब ठीक है। LTM 9 नंबर। हाँ, इसका ब्रू का एरिया तो चलो, हाँ वो तो जब आप पढ़ोगे ना, फ्रंटल लोब उसके अंदर 3 पार्ट में से एक पार्ट है, मतलब हिप्पोकैम्पस, याद रखना। एंड देन RAS। RAS मीन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये किसके लिए जिम्मेदार है बताओ? स्लीप एंड अराउजल्स के लिए। स्लीप एंड अराउजल्स कंट्रोल्ड बाय द which parts? RAS। 10 नंबर, पोन्स। पोन्स किसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए। बार बार करते जाओ बस, एक्सप्रेशंस या वॉलेंट्री एक्टिविटीज के लिए, वॉलेंट्री एक्टिविटीज। एंड 11 नंबर, मेडुला। ये तो जरूर बता ले जाओगे। मेडुला किसके लिए है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स लाइक रेस्पिरेशंस। जैसे दादी जी की आत्मा कहाँ बसती होगी? वो इनवॉलेंट्री चीजों के अंदर। और ऐसी हार्ट बीट्स, पल्स रेट, पल्स रेट है ना, तो ये सारे किससे रिलेटेड हैं बेटे? मेडुला से। 12 नंबर, दैट इज क्या नाम है? cerebellums. Cerebellums is mainly responsible for body postures. बस, तो ये एक चीज से याद रखना, दिख रहा है ना आपको? गॉट इट? तो देखो, ब्रेन एंड बॉडी हार्मोन, अब ऐसे मुझे लग रहा था डिसऑर्डर भी एक बार बता दूं, अब काफी इजी लगने लगेगा। अभी 3-4 बार जब आप इसको करेंगे, इतना स्मूथ लगने लगेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, ब्रेन के कौन से हिस्से हैं और कौन से हिस्से किसके लिए जिम्मेदार हैं, राइट? तो एक बेहतरीन तरीके से इसी को प्रोसीड करते चलो। गॉट इट? अब इसके अलावा दूसरे साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे तो मीन्स बायोलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने भी साइकोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। अगला नाम लिखोगे किसका? ओल्डस नाम था। ओल्ड्स, क्या नाम था? कितना नंबर हो गया? 12। ओल्ड्स। ओल्ड्स ने ब्रेन डाइसेक्शन के ऊपर काम किया, और भी है बट मतलब ब्रेन की स्टडी करी। ओल्ड्स की स्टडी बहुत पॉपुलर है। ब्रेन डाइसेक्शन, गॉट इट? डाइसेक्शन करने का टास्क, डाइसेक्शन वाज डन बाय द ग्रेट मैन ओल्ड्स। ओल्ड्स ने ब्रेन को तोड़ा और तोड़ करके उसके अलग अलग एरिया को ऑब्जर्व किया। दिस वाज द ग्रेट अचीवमेंट बाय हिम। देन 13 नंबर्स में अब इसमें दूसरे भी साइकोलॉजिस्ट का नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे उनका एक पॉपुलर नेम है, आई होप यू नो हिम, दैट इज अ मेंडल। पूरा नाम क्या है? जॉन। पूरा नाम और भी है, मेंडल, MEN
हाँ, मेंडल, तो पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, राइट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल वाज नॉट any a psychologist. ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बेसिकली अ बायोलॉजिस्ट, बट इन्होंने जो वर्क किया इस साइकोलॉजी की दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन वर्क्स में से एक माना जाता है। सबसे पहले इनका एक कॉन्सेप्ट है एलील का कॉन्सेप्ट, मालूम है आपको? एलील्स, एलील का कॉन्सेप्ट। एलील्स का मतलब ये हुआ जो खासों से रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स होंगे, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स ऑलवेज पेयर में पाए जाएंगे, राइट। जैसे मान लो एक्स एक्स है या फिर क्या होगा, एक्स वाई होगा। ये पहला चीज इन्होंने बताया, इट इज ऑलवेज इनटू द पेयर्स। दूसरा इनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, दैट इज एक अगली जनरेशन में कुछ ट्रेड ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं जानते हैं? डोमिनेंस। इनका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? डोमिनेंस का। तो डोमिनेंस मीन्स द ट्रेट्स, हाँ, इसका मतलब द ट्रेट्स, द ट्रेट, द ट्रेट्स पासिंग, मीन्स वो ट्रेट जो पास भी हो रहा है और विजिबल भी है, पासिंग एंड विजिबल, और वो दिखाई भी पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। दूसरी चीज इनके कॉन्सेप्ट में थी, तीसरी एक था रेसेसिव का कॉन्सेप्ट, मालूम आपको? रेसेसिव, तो रेसेसिव का मतलब वो चीजें जो पास तो हो रही हैं, पासिंग टू नेक्स्ट बट नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, मीन्स जब पास हो रही हैं लेकिन विजिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेसेसिव। तो इनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये था। एंड इनके चौथे कॉन्सेप्ट में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। देन म्यूटेशंस का भी कॉन्सेप्ट दिया। म्यूटेशंस मीन्स अगर कुछ चीजें पास हो रही होती हैं, म्यूटेशंस मीन्स चेंज ड्यूरिंग द पासिंग, तो चेंजेस ड्यूरिंग पासिंग, ड्यूरिंग चेंजेस ड्यूरिंग पासिंग, तो मीन्स जिस समय कुछ ट्रेट पास आउट हो रहे होते हैं उसी समय कुछ ट्रेट चेंज हो जाते हैं, सो दैट वन इज गेटिंग। तो एक मेंडल का कॉन्सेप्ट। एंड तीसरी चीज 14 नंबर पे आप डाल सकते हो, द ग्रेट मैन। इनके साथ किसका जिक्र करना जरूरी हो सकता है जानते हो आप? डार्विन का। तो डार्विन हैज फर्स्ट वर्क, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शंस का, राइट। सो नेचुरल सिलेक्शंस, अब जो ये बातें जैसे जॉन, इनका नाम है मेंडल का, मेंडल के जो वर्क्स हैं ये सब हमें पढ़ना पड़ता है किस साइकोलॉजी में जानते हो आप? डेवलप, हाँ यस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में सारी बातें पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन। एंड दूसरा इनका कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये तो बातें काफी सही होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छे बच्चों को कौन बता सकता है कि इस एग्जाम वही पास कर सकता है जो इस सर्वाइवल की जर्नी में फिट बैठेगा, अदरवाइज उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। इट हैपन और नॉट? जॉन डीवी ने एक्सपीरियंसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला था कि ब्रेन इज लाइक अ टेबुला रासा, इंसान का माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, और उसको जो जो चीजें आप दिखाएंगे, एक्सपीरियंस कराएंगे, ये इसका मेंडल का कॉन्सेप्ट है, मेंडल का।
हम पढ़ेंगे अभी ना जेनेटिक्स में, तब बातें करेंगे। अभी तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट का नाम हम एक तरह से जिन्होंने, अभी बहुत हैं ऐसा नहीं कि, बट ये मेन है जिनके, आप जिनको नहीं जानते तो आपको बायोसाइकोलॉजी पढ़ने का कोई हक नहीं, ये मेरा मतलब। गॉट इट? तो अब आगे प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग। राइट, प्रोसीड करते हैं। या थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं फिर करते हैं ना, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट तो चाहिए चाहिए ना, नहीं तो थक जाएगा ब्रेन, और थक जाएगा तो हम भी थक जाएंगे। सो थैंक यू।